नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए विज्ञान यानी कि साइंस का मॉडल सेट नंबर 2 लेके आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी साइंस का एक मॉडल सेट कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप सभी नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और पहला क्वेश्चन का आप सभी आंसर कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप सभी तो, और बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में भी आएगा और पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे तैयारी कर रहे हैं तो जितने चीजें आपको बताएंगे बिल्कुल बारीकी से ध्यान से समझिएगा आप सभी। पहला क्वेश्चन है कि किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो अगर आप सिर्फ फूड चेन के बारे में पढ़े होंगे तो आराम से आंसर कर लीजिएगा आप सभी। तो देखिए, जो उत्पादक है, उत्पादक क्या होता है, जितने भी आप सिर्फ पेड़ प्लांट देखते हैं, पेड़ पौधा हो गया, ये सभी क्या है, उत्पादक है, ठीक है। तो जो पौधे को खा जाए यानी कि जितने भी प्लांट है, अगर उस प्लांट को खाएगा वही आपका शाकाहारी होगा। यानी कि जो पेड़ पौधे पर निर्भर होता है वे शाकाहारी होता है। जैसे कि हिरन, खरगोश, बकरी, ये सभी शाकाहारी जानवर है, बात समझे। वहीं पर जितने भी मांसाहारी देखते हैं ये सभी आपका दूसरा उपभोक्ता हो जाएगा, क्योंकि मांसाहारी जो होता है ये प्लांट नहीं खाता, याद रखिएगा, पेड़ पौधे नहीं खाता, ये शाकाहारी जानवर को खाता है, जितने भी मांसाहारी हैं। तो ये आपका दूसरा उपभोक्ता होगा। और तीसरा उपभोक्ता आपका अपघटक होगा, जो सब कुछ खा पी के मिट्टी में मिला दे उसी को अपघटक कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऊर्जा भी ट्रांसफर होता है, आपको पता है। जैसे अगर शाकाहारी कोई जानवर है, ठीक है, अगर शाकाहारी जानवर को अगर मांसाहारी जानवर खा जाए तो इसको ऊर्जा कितना मिलेगा। अगर किसी शाकाहारी जानवर को 100% ऊर्जा प्राप्त होता है पेड़ खाने के बाद यानी कि पौधे खाने के बाद, अगर वही शाकाहारी जानवर को मांसाहारी जानवर खा जाएगा तो इसका मात्र में 10% ऊर्जा इसको मिलेगा मांसाहारी को, ठीक है। अगर वही मांसाहारी जानवर को कोई और खा जाए तो उसको उसका 10% मिलेगा ऊर्जा। यानी कह सकते हैं कि 10% के रूप में ऊर्जा ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में, बात समझे, बिल्कुल। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा आप सभी। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को किसने किया था, रदरफोर्ड ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन हैं। देखिए, अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात किया जाए तो आपको हम पढ़ाए होंगे एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक, पढ़ाए थे ना। एक जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होता है, तो दो ही हो जाएगा आपका, जैविक और अजैविक हो जाएगा। तो याद रहेगा आप सभी को, बिल्कुल ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अच्छा, जैविक घटक क्या होता है पता है आप सभी को। जैविक घटक कौन सा है, जितने भी आप सिर्फ पौधे देखते हैं, पौधे, उसके बाद जीव जंतु देखते हैं आप सभी, जो जीव जंतु है या कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव है, ये सभी आपका क्या है, जैविक है। अच्छा, जैविक घटक क्या होता है पता है, जो कह सकते हैं कि बढ़ता हो, शोषण कर रहा हो, ठीक है, ये सभी जैवीय घटक होता है, बात समझे, बिल्कुल जैवीय घटक। और अजैवीय घटक क्या होता है, जैसे कि जल, वायु, मिट्टी, तापमान, ये सभी आपका क्या है, ये सभी अजैवीय घटक है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है। तो देखिए, त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा v-u/t होगा। इसको याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न आपसे इसे पूछा भी जा सकता है। तो a बराबर v-u/t बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये त्वरण वाला सूत्र को बिल्कुल आप सभी ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे। क्वेश्चन है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, प्रकाशीय फाइबर जो है, ऑप्टिकल फाइबर, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है अदिश राशि है। देखिए, एक होता है सदिश, एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। सदिश राशि उसे कहा जाता है जिसमें एक निश्चित दिशा हो। देखिए, एक अदिश होता है और एक आपका सदिश होता है, याद रखिएगा। कौन सा होता है, एक सदिश होता है। देखिए, अदिश राशि उसे कहते हैं जिसकी कोई निश्चित दिशा ना हो, जैसे कि चाल, चाल का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। उसी प्रकार से ताप हो गया, ऊर्जा हो गया, समय हो गया, ये सभी का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है।
तो ये आपका अदिश राशि होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं ऊर्जा जो है ये आपका अदिश राशि है, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। जबकि बल आघूर्ण, संवेग हो गया या वेग हो गया, ये सभी एक निश्चित दिशा है, क्योंकि वेग हम जहां पर लगाएंगे वहीं पर लगेगा। तो ये आपका सदिश राशि होगा, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। तो सदिश राशि में क्या होता है, एक निश्चित दिशा होता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो आपको पता है कि कई बार आपको बताएं कि अंतरिक्ष में अगर जाइएगा तो वहां से आकाश काला दिखाई देता है, बट अगर आप पृथ्वी पे खड़े हैं ना और यहां से अगर आकाश को देखिएगा तो आपको नीला दिखाई देता है। क्यों बताएं आप सभी को? तो ये प्रकाश का परिकिरण के कारण दिखाई देता है, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी पर 71% जल ही है और आपको जो समुद्र जो दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, नीला, ठीक है। तो इसी के परिकिरण के कारण आपको आकाश का भी रंग नीला दिखाई पड़ता है। बात समझे? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तो देखिए, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हो जाएगा? उसका उष्मीय ताप अधिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, ये भी सही है, यानी कि ज्वलन ताप भी ठीक ठाक होना चाहिए। ये अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त हैं। अच्छा ईंधन उन्हीं को माना जाएगा जो सही काम करे, यानी कि उसका उष्मीय ताप अधिक होना चाहिए, यानी कि जो उष्मा देने का गुण है वो अधिक होना चाहिए। आसानी से दहनशील होना चाहिए, यानी कि तुरंत जल जाना चाहिए। प्लस में ज्वलन ताप भी उसका ठीक ठाक होना चाहिए, तब जो है कि ईंधन के लिए वो अच्छा माना जा सकता है। बात समझे? तो ये सभी शर्तें बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अच्छा, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि नीचे एक लाइक का बटन होगा, उसको जरूर दबा दीजिएगा आप सभी, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आपसे क्लास तो कर रहे थे पर क्लास को लाइक करने के लिए भूल जाते हैं। लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। साथ में हम आपको लगातार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम्स का तैयारी करवा रहे हैं, कहीं कोई शक नहीं, और बेस्ट कंटेंट आपको दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहा है ना, तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कर दिया कीजिए। देखिए, आपके प्यार के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आप कंटेंट को लेकर बिल्कुल सोचिए मत। हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, बिल्कुल बेहतर तैयारी करवा रहे हैं, और रिजल्ट निश्चित आपका बनेगा अगर मेरे साथ में आपसे जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे अपना प्यार जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जितने क्लास देते हैं ना इन क्लास को आपसे प्रॉपर करते रहिए, एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा आप सभी, ठीक है। सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? देखिए, सोडियम को हमेशा तेल में रखा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। किसमें? तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो है ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु होता है, याद रखिएगा आप सभी। अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, जो कह सकते हैं कि हवा और पानी में, जो हवा है और उसके बाद जो पानी है, इसके संपर्क में अगर सोडियम को लाया जाए तो ये विस्फोट हो जाता है। ध्यान देंगे आप सभी, बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि दूध को दही बनने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? यानी कि दूध से जो दही बनाता है वो कौन सी बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के मदद से बनाया जाता है। राइजोबियम जो होता है वो दलहनी पौधे की जड़ों में पाया जाता है, और यही जो है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानव शरीर में खून का रंग लाल क्यों होता है? देखिए, मानव शरीर में खून का लाल रंग होने का कारण है हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अच्छा, पालक के पत्ते में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, पता है आप सभी को? बिल्कुल, लोह पाया जाता है, और लोह हीमोग्लोबिन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बात समझे। क्लोरोफिल तो आप सभी को पता है कि ये आपका पत्ती से संबंधित है, आपका क्लोरोफिल। अगला है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये सभी को पता होगा कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांग की हड्डी, जिसे हम सिर्फ फीमर कहते हैं। इंग्लिश में फीमर, हिंदी में जांग की हड्डी कहते हैं। लगभग इस हड्डी की लंबाई जो होता है वो 18 इंच का होता है। कितने इंच का? 18 इंच का होता है। और पूरे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी की बात किया जाए तो यही होता है। कठोर तो आपका दांत होता है। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपी, जिसे हम सिर्फ कान की हड्डी कहते हैं। तो दो प्रश्न बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को आपको याद रखना है, जो हुबहू प्रश्न आ सकता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, याद रखिएगा आप सभी। सबसे हल्की गैस है, बात समझे। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा, डायमंड सबसे कठोर पदार्थ होता है, बात समझे। बिल्कुल। उसके बाद है, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपी, जिसे हम सभी कान की हड्डी कहते हैं। अभी आपको बताएं, सबसे ऊर्जावान ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन ही सबसे ऊर्जावान ईंधन है, और इसे हम सभी
भविष्य का भी ईंधन कहते हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक 1, जो कि 1957 में सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये फैक्ट पर याद रखिएगा, स्पुतनिक 1। तो इतना अभी याद कर लीजिए मेरे साथ में। सबसे हल्की गैस की बात किया जाए तो हाइड्रोजन H2O, सबसे कठोर पदार्थ हीरा, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा बांस, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे ऊर्जावान ईंधन हाइड्रोजन, और पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 जो मानव द्वारा निर्मित किया गया था। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो देखिए, विद्युत धारा की इकाई जो होता है वो आपका एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। कुछ इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखिएगा जो प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में। अतिरिक्त तथ्य में आप याद रखिएगा कि एम्पियर जो है ये विद्युत धारा माप की इकाई है, यानी कि विद्युत की धारा को हम किससे मापते हैं? एम्पियर से मापते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, विभवांतर की इकाई क्या है? यानी कि विभवांतर को हमसे किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं, ध्यान देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अच्छा, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? विद्युत की शक्ति को किससे मापते हैं? हम सभी वाट से मापते हैं। जैसे कभी देखते हैं घर में, आप देखते होंगे बिजली जब जलाते हैं बल्ब, 10 वाट का बल्ब है या 100 वाट का पंखा है, और 100 वाट का पंखा को लगातार 10 घंटा जलाते हैं तो 1 ही यूनिट आपका खर्चा होता है। इससे क्या पता चलता है? उसकी शक्ति पावर का पता चलता है। और किस में मापते हैं? वाट में मापते हैं। ओम जो है यह आपका विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, ओम, याद रहेगा, याद जरूर कर लीजिएगा, एक प्रश्न आ सकता है। दर्पण में बनने वाली तस्वीर कैसी होती है? देखिए, दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बनते हैं वो सीधी और आभासी होती है। तो याद रखिएगा, सीधी होगा और आभासी होगा। और ये समतल दर्पण की यहाँ पर बात किया गया है। तो समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब होती है वो सीधी और आभासी और प्रतिबिंब के बराबर ही होती है समतल दर्पण में। अगला है, स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु होती है? तो इसमें लोहा, कार्बन, निकेल, क्रोमियम। लोहा हो गया, कार्बन हो गया, निकेल हो गया, क्रोमियम, ये सभी आपका स्टेनलेस स्टील में शामिल होती हैं। और ये एक आपका जंग रोधी होता है आपका स्टेनलेस स्टील। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है? तो यहाँ तत्व की बात किया गया है, तो फ्लोरीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। और ये आपका क्या है? एक गैर धातु है, याद रखिएगा आप सभी। क्या है आपका? गैर धातु है। क्या बता रहे इसको समझिए पहले। जबकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर धातु के बारे में पूछा जाए, धातु में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील क्या है, तो वह आपका पोटासियम होता है, जिसे हम सभी के से डिनोट करते हैं। इसको बात समझे, बिल्कुल बात को समझ रहे हैं आप सभी। और आप बात नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो करता है लाल रक्त कणिकाएं, जिसे हम सभी आरबीसी के नाम से जानते हैं। बात समझे, बिल्कुल, लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो देखिए, मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। 2 आपका आलिंद और 2 आपका क्या होता है? निलय होता है। तो 2 आलिंद जो होता है, एक आपका दायां आलिंद होगा और एक आपका बायां आलिंद होगा, और 2 आपका क्या होता है? निलय होता है। और इसमें भी एक आपका दायां निलय और एक आपका बायां निलय होता है। तो 4 चैम्बर होता है। यहाँ पर समझिए आप सभी, हृदय के 4 कक्ष होते हैं। 2 आलिंद जिसमें कि एक दाएं एक बाएं, और 2 निलय जिसमें कि एक दाएं एक बाएं होते हैं। और ये रक्त को शरीर में पंप करने का कार्य करता है, याद रखेंगे आप सभी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिएगा। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम, इसे Li कहते हैं। सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम। रास्ता चलते प्रश्न पूछ लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, याद रखिएगा। कभी कभी 16 सेकंड भी दिया रहता है, तो टिक करके आपको निकल जाना है। अगर 8 मिनट के अभाव में प्रश्न रहे, 8 मिनट से अधिक, तो आपको टिक करना है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सा है? नाइट्रोजन, यानी कि N2O 78% पाया जाता है। पृथ्वी पर बात किया जाए तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में है। मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग कितना है? 60%। देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, आपका ऑक्सीजन 21% है वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, याद रखिएगा आप सभी।
उसके बाद है मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग 60 से 70% के अप्रोक्स में दूध में मौजूद प्रोटीन जो होता है वो केसिन होता है। तो ये फैक्ट को इससे संबंधित याद रखिएगा। अगला है कि प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। इससे पहले आपको ध्वनि वाला में हम क्लियर किए थे कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें, निर्वात में, याद रखिएगा, जबकि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता। बात समझे। और प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। अंतरिक्ष से प्रकाश आता है, उसको कोई माध्यम मिलता है, ना हवा ना पानी ना कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। तो कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, फिर भी प्रकाश यहाँ आपको पृथ्वी पर पहुँचते देखने के लिए मिल जाता है। जबकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए। बात समझ रहे हैं। देखिएगा, सुबह के समय में ध्वनि का साउंड कम होता है, यानी कि कह सकते हैं कि ज़्यादा दूर तक ध्वनि नहीं सुन पाइएगा सुबह के समय में, या मॉर्निंग के समय में कह सकते हैं, या दिन के समय में कह सकते हैं। ज़्यादा दूर तक ध्वनि नहीं सुन सकेगा दिन के समय में, वही रात के समय में आपको ज़्यादा दूर तक सुनाई देगा, है ना। बिल्कुल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कौन सा बल वस्तु को गोलाकार पथ पर घुमाने के लिए उत्तरदायी होता है। अभिकेंद्रीय बल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब केंद्रीय नहीं होगा, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो होता है किसी भी वस्तु को वृत्ता मार्ग पर घुमाने के लिए जो है कि सक्षम होता है। अगला है कि कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। तो चींटी के डंक में जो होता है फार्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। कभी कभी इसका सूत्र पूछ लिया जाता है, तो सूत्र याद रखिएगा, HCOOH होता है, याद रखिएगा, HCOOH इसका सूत्र होता है, जो कि चींटी और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। और ये त्वचा में जलन पैदा करता है। अगर आपके शरीर में इंजेक्ट कर दें तो ये त्वचा में जलन पैदा करने लगता है। कौन सा धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में होता है। पारा जो है ये समान ताप पर द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। जबकि ब्रोमीन की बात किया जाए तो वो क्या है, आपका अधातु है, और वो भी आपका द्रव अवस्था में होता है। अगला है कि मनुष्य में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है वो अग्नाशय होता है, याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि तो सबसे छोटी ग्रंथि है, याद रखिएगा आप सभी। अग्नाशय जिसे हम पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करता है, जो क्या करता है, रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित भी करता है, आपका अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। यहाँ पर देखिएगा, जो अभी बताए पीयूष ग्रंथि के बारे में, ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, मटर के आकार का होता है, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ही पाया जाता है, पता है आप सभी को, बिल्कुल पता है। लगभग 65% आपको देखने के लिए मिल जाता है ऑक्सीजन। आइए अब कुछ एक्स्ट्रा तथ्य को देख लीजिए आप सभी। जैसे कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 65% होती है, क्योंकि ये जल और अन्य यौगिकों का प्रमुख घटक होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जो है वो जबड़ा होता है। उसके बाद है सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे भारी गैस कौन सा है, रेडॉन है, जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता, ये पृथ्वी पर ही रहता है। कौन सा तत्व शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो कैल्शियम बनाता है। कैल्शियम शरीर की हड्डी को मजबूत बनाता है। सबसे पहला सिंथेटिक तत्व कौन सा है, टेक्नीशियम, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा आप सभी। तो इतना सा फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए